तो क्रैश कोर्स में कुछ कुछ सिलेबस तो कवर हो चुका है, हिस्ट्री हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग फाउंडेशन बैच वाले हैं उनको थोड़ा फास्ट लगेगा, क्योंकि हमें टाइम स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है कि इसमें खत्म करना है चीजों को। और क्रैश कोर्स का पर्पस होता है कि हम आपको अवेयर कर दे कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको स्पून फीड करना है। आप सभी ने कहीं ना कहीं एग्जाम दिया है, किसी चरण में जाके छट गए, यानी आप प्रिपरेशन जर्नी में है, फंडामेंटल्स को जानते हैं, आपने सिलेबस को कवर किया है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज कोई कह सकता है कि मुझे ये चीज समझ ही नहीं आता, या कुछ लोगों की शिकायत होती है कि ज्योग्राफी तो बड़ा मशक्कत वाला चीज है, कि इसमें मैप आ जाता है, कौन दिमाग लगाए, अलग अलग तरीके के टर्म्स हैं। तो इस तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो उसको मन से निकाल दीजिएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ये लोगों को परेशान करने के लिए है। मैप्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी हो जाएगी तो आपको याद रहेगा। जैसे मैं एक रैंडम सा देश का नाम बोलता हूं, मोरक्को, अफ्रीका, और अच्छे से आप कैसे बता सकती हैं उसके बारे में? हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है। अटलांटिक ओशन, और क्या हो सकता है? मेडिटेरेनियन सी हो सकता है। ठीक है, मोरक्को की कैपिटल आप बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उससे यूरोप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक जिब्राल्टर है। ठीक है, तो ये दिमाग में प्रोजेक्शन बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अभी जैसे कि हम एक क्रीमिया बोलते हैं, जगह का नाम क्रीमिया पेनिनसुला, तो है दिमाग में कि क्यों न्यूज आइटम में रहा था, या क्यों? हाँ, यूक्रेन के कारण। स्नेक आइलैंड उसी के कारण रहा था। ठीक है, और जैसे हम एक और कुछ जगह का नाम बोलते हैं, दियागो गार्सिया, सुना है आपने? इंडियन ओशन में कहीं दिखता होगा, मॉरिशस और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड था। या फिर कोई भी ऐसा जगह आता है, तो फाउंडेशन कोर्स में तो डिटेल में जानेंगे, आप जो चीजों को पढ़े हैं, समझे हैं, सीधा मतलब है कि आपका वो अप्रोच होना चाहिए कि इसमें ये चीज हम पढ़ लिए, क्योंकि हर बार आप नहीं पढ़ सकते, और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तो है नहीं कि एक बार नोट्स बनाए फिर रट्टा मार रहे हैं। जो यहाँ पर पढ़े, अभी कंफ्यूजन है अभी क्लियर कर लीजिए, ट्रिक्स वगैरह न्यूमेरिक जो भी हो सके लगा लीजिए, याद वाद करने के लिए कुछ कुछ फंडामेंटल्स लगाना पड़ता है, क्योंकि रिटेंशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है दिमाग में। और उसको कैसे आप रख सकते हैं? रिवाइज करके। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आप जल्दी चीजों को नहीं भूलेंगे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा तो फिर दिमाग में बहुत देर तक रिटेन करना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक, अब भारत है, तो अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है कि स्टेट्स का नंबर बदल जाए, या यूनियन टेरिटरी का काउंटिंग है बढ़ जाए घट जाए। तो अभी के लिए कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 हैं, कभी 29 भी हो गए थे। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 हैं। तो एक समय ऐसा आया था क्या कि 9 हो गया था यूनियन टेरिटरी कुछ समय के लिए, तो क्या चेंज हुआ? 9 से 8 क्यों हो गया? एक में मर्ज कर दिया गया, सीधी बात है। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो हमें दिखना चाहिए, कि धरती पर हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। अर्थ के बारे में सीधी बात है कि जैसे सोलर सिस्टम है, हम यहाँ पर थर्ड प्लेनेट है, ये सब बात है, उसको अलग से कर लेंगे। हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप फॉलो करिए। इसके अलावा भी जो बुक्स आप पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं। जरूरी है कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। दो तरीका है पढ़ने का, या तो टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाइए कि हम पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि हम कितना पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि पहले ही क्वेश्चंस देख लें और तब पढ़ना शुरू करें, कि दिमाग हिट करे कि अच्छा ये बुलेट पॉइंट था, और अपना किताब अपना समझिए, उसको जितना गंदा कर सकते हैं, मतलब उसमें फोटो ड्राइंग नहीं बनाइए, जो हाईलाइट करना है हाईलाइट करते जाइए, कि अगली बार हम अगर पढ़ने बैठे तो बस हमको ये वाला चीज देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा बुक फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब करिए, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब जैसे ये इंटरव्यू में जाकर और वहां से रह गई, तो एक थिन लाइन है, अगर एक मार्क से भी क्लियर हो जाता है तो आप सेलेक्टेड हैं, कोई भी पोस्ट मिलेगा ना सेलेक्टेड है, नहीं तो हम सेलेक्टेड नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, टाइम मैनेज सही से करिए तो बिल्कुल सब कुछ सही से रहेगा। तो पहले ये बता दीजिए कि टोटल कितने अक्षांश या लैटिट्यूड्स हैं?
नहीं, कॉन्फिडेंट होके बोलिए, यहाँ शर्माने वाली क्या बात है। अक्षांशों की संख्या, लैटिट्यूड्स की टोटल नंबर क्या है? 181। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन शुरू में ही हो गया दो लोगों के बीच में। ये चेंज कर दीजिए एक बार, ये पावर पॉइंट वाला आता है ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, इसमें पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से जाते हैं, फिर से देखें। अच्छा, जूम हो गया था, कुछ तो दिक्कत है। वही वाला पेन ला दीजिए। नहीं तो ये तो पावर स्लाइड है, लास्ट दिन हम स्लाइड पे पढ़ाए ही थे। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना। ये एंड्रॉयड मोड खुला है क्या? पीसी मोड है, अच्छा ठीक है। तो देखिए, यही सब छोटा छोटा चीज है। जैसे अभी हम आपको, आप अब कहेंगे अक्षांश देशांतर कौन नहीं जानता है, भूलने वाला चीज है क्या? लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। तो कोई तो दोनों सही नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति सही है। कौन सही है? 180 क्यों? देखिए, जब हम अर्थ को पढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं तो हमने, ये तो कंफ्यूज करेगा हमको। ये नेक्स्ट स्लाइड कैसे होगा बार बार? ये रहेगा तो आप चेंज करिए, उसमें चेंजेस करिए, ठीक है। तो जब इक्वेटर के कंसेप्ट को समझते हैं, इक्वेटर को बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे इसको हिंदी में विषुवत रेखा करते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य यानी भू हो गया धरती और उसके मिड में है मध्य, तो भूमध्य रेखा हो गया। नाम को समझिए, अब अभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसको द ग्रेट सर्कल कहते हैं। धरती पर विषुवत रेखा से बड़ा कोई सर्कल नहीं खींचा जा सकता है, तो ये बिग सर्कल, ग्रेट सर्कल, और इसको 0 डिग्री कहते हैं। किसी चीज का, जैसे ये शहर है पटना, तो पटना शहर का शुरुआत कहां से मानिएगा? अब कोई कहेगा कि सगुना मोड़ है, कोई कहेगा नहीं बिहटा है, तो कोई कहेगा कि नहीं ये जहां गांधी सेतु स्टार्ट हो रहा है, गांधी सेतु, वहां से हम पटना का शुरुआत मानेंगे। कोई कहेगा नहीं जहानाबाद से जहां पटना सट रहा है उस जगह को, जिधर से जिसका शहर नजदीक पड़ेगा वही बोलेगा। तो मानक कैसे मानेंगे? स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो कह दिए कि नहीं, शहर का शुरुआत हम 0 माइल से मानेंगे। हर शहर में एक 0 माइल होता है, यहीं से माइलस्टोन शहर का शुरू हो रहा है। शहर कहीं भी फैल जाए उससे हमको नहीं मतलब है, ये हमारा मानक है, स्टैंडर्ड है। यहां हम 0 वाला कांटा ठोक दिए, अब इससे ही दाएं बाएं पूरब पश्चिम सब बताते रहेंगे। दूसरा, पटना शहर को अगर किसी को रिकॉग्नाइज कराना है तो एक तरीका हो सकता है कि हम बताएं कि पटना जंक्शन जो यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क हो गया। अब हनुमान मंदिर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पटना जंक्शन। अब पटना जंक्शन से बाइफरकेट कर लीजिए कि इस साइड की उस साइड, सबसे पहले तो यही बोलेंगे। इसी तरीके से जब हम बात इक्वेटर की कर रहे हैं तो इक्वेटर को हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि इससे नॉर्थ में कुछ भी होगा हम बोलेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है। हेमी मतलब हाफ हो गया, स्फीयर मतलब जो कटोरे का शेप का हो गया, ऐसे बाउल, या गोलार्ध गोला का आधा, तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से तो ये मानक हो गया। ठीक है ठीक है, तो ये तो भागे पहले, ठीक है, समझ गए। तो सीधी बात है, अगर जो हम बात कहना चाह रहे थे, तो यहां पर हम अक्षांशों को देख रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री है। इसका नाम 0 डिग्री है ना, ये 0 थोड़ी है, लेकिन सारे के सारे हाइपोथेटिकल है, ये असली में नहीं है कि कृष्ण जी चले थे तो ऐसे बन गया है लाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ऊपर में ऐसे यहां तक जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 9 करते करते हम 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। चूंकि ये नॉर्थ में है तो हम यहां पर कह रहे हैं कि 90 डिग्री इन। इसी तरीके से नीचे आ रहे हैं, आते जाएंगे, और यहां पर 90 डिग्री साउथ। जो लोग ऑनलाइन में है अच्छे से सुन पा रहे हैं ना, एक बार कमेंट सेक्शन से बता दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज डू चेक, है ना।
तो ये हो गए। तो यहां 0 डिग्री से नॉर्थ में कितने हुए? 90। 0 डिग्री के साउथ में कितने हुए? खुद एक 0 डिग्री भी तो है। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है कि कितने ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो कि लाइन के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। ये धरती के ऊपर ऐसे ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 179। 180 या 81 नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो एक डॉट है। डॉट लाइन नहीं होता है, दो डॉट्स के मिलने से लाइन बनता है, ये तो डॉट फॉर्म में है। तो लैटिट्यूड्स के बारे में आप कह सकते हैं कि दो हमारे पास डॉट लैटिट्यूड्स हैं। 179 जो है ये लाइन के फॉर्म में है या इंसर्कल्ड है, और टोटल इनकी संख्या 181 है। 0 डिग्री जो है ये हमारा मानक है, स्टैंडर्ड है, इसी से हम रेफरेंस लेते हैं। अब इंडिया का पोजीशन हमको बताना है, तो अब आसान हो गया कि हम विषुवत रेखा जान गए, तो विषुवत रेखा के उत्तर में हम हैं, नॉर्थ में हैं। तो इसलिए अगर इंडिया यहां पड़ता तो थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता, थोड़ा सा उधर हेमिस्फीयर में। चलिए फास्ट फॉरवर्ड में बताइए कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जो पूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है? यूरोप। और नॉर्थ अमेरिका पूर्ण रूप से है? नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करता है ये तो यहीं पर है, इसके नीचे विषुवत रेखा है। तो अब बताइए कंसेप्ट क्लियर करके कि क्या नॉर्थ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है? सोच के बताइएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये टूटी लाइन है 0 डिग्री। अब बताइए, है ही, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैप पर थोड़ा काम करिए, मैप को देखिए, मैप में क्लियरिटी आ जाएगा ना। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि चिले कहां पर है, या हाँ, तो ये चीज दिमाग में रहेगा, चाहे पेरुवियन करंट कहां चलती है, ये रैंडम शब्द जो भी सुन रहे हैं आप, तो एक दिमाग में बिग पिक्चर जो है वो क्लियर रहना चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी जैसे देख रहे हैं, ये एशिया का हिस्सा उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है। अफ्रीका जो है ये दोनों में पड़ रहा है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, पूर्ण रूप से साउथ में है। अंटार्कटिका पूर्ण रूप से साउथ में है। ये नॉर्थ साउथ दोनों में दिख रहा है ना। तो ये इस तरीके से बाइफरकेट करके चीजों को देख लेना है। तो इंडिया की शुरुआती जो है हम यहां से कह रहे हैं, अगर मेनलैंड की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर यहां पर कहेंगे। तो अब जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, अक्षांशीय प्रसार, वो कितना डिग्री कितना मिनट से लेके कितना डिग्री कितना मिनट तक है? हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट। ये सब कभी भूलना नहीं होगा। अब एक इसमें यह सवाल आता है कि मेनलैंड इंडिया ना बोला जाए, आपसे बोला जाए कि इंडिया पूरा का पूरा इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, तो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसको एक और नाम से जानते हैं, कई बार आपको ऑप्शंस में इंदिरा पॉइंट नहीं लिखा रहा है, पिगमिलियन लिखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सबमर्ज्ड वगैरह हो गया था सुनामी में, लेकिन अभी इमर्ज्ड है, वहां पर एक टावर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप चीजों को देखिए। दूसरा ये बात है कि नॉर्थ साउथ अगर हम देखें तो ऐसे कितना लेंथ है इंडिया का, कश्मीर से कन्याकुमारी, बड़ी सारे बातों में, भाषणों में और गाने वगैरह में यूज होता है। तो ये लेंथ कितना है इंडिया का? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन कितना है? ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे कि इंडिया है, तो आप बोले 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये करीब 30 डिग्री हो रहा है। जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो भी करीब इतना ही है। कैसे बताइए? 68 डिग्री 7 मिनट से है 97 डिग्री 25 मिनट टाइप से। ठीक है, तो ये भी अप्रोक्स 30 हो रहा है। लेकिन ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन जो है हमारा वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ जा रहा है इन दोनों में? दोनों जब 30-30 है,
चलिए ना, अप्रॉक्स ही हम यहाँ सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सब बेसिक चीज है, जैसे आप लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आके हम कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए अच्छा खासा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच का जो दूरी है हमेशा बराबर होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है, देखिए जब इक्वेटर पर हैं तो इनके बीच का दूरी ज्यादा है और पोल पर जाके 0 हो जाता है। तो इंडिया अगर यहां पड़ रहा है मान लेते हैं, तो दूरी कुछ और होगा, ठीक है। यहां पड़ेगा तो ये 2933 भी नहीं होता, हो सकता है कि 1200 किलोमीटर ही होता। और वही चीज अगर इंडिया यहां पर होता तो कह सकते थे कि ये 5000 भी हो सकता था, ठीक है। सीधी बात है कि जैसे मौसमी वगैरह का जूस निकालते हैं, इस तरीके से उसको छीलते हैं, तो कैसे छिलका निकलता है, ऐसे बीच में फैला हुआ रहता है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो लैटिट्यूड्स में तो एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मौसमी छीलने का देखिए, ऐसे सब बराबर होता है ना। लेकिन इक्वेटर वाले केस में ऐसा नहीं था, बीच में सबसे बड़ा था, यहाँ सब इक्वी डिस्टेंट है। सीधा काम है लॉन्गिट्यूड्स का नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला देना। तो अब यहां पर सवाल आता है कि 0 डिग्री कैसे मानेंगे। इक्वेटर वाले केस में तो आसान था, भाई सबसे बड़े वाले को 0 बोल दिए, इसमें किसको 0 डिग्री बोलेंगे और क्यों? स्टैंडर्ड बना लिया गया ग्रीनविच को, ठीक है, क्योंकि वो देश जो है दुनिया भर में अपना हुकूमत चला रहा था, तो हम ही सबसे बड़े हैं, मेरा बात माना जाएगा, ऐसा करके तो 0 डिग्री हो गया। कोई भी 0 डिग्री हो सकता था, उसमें कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हैं। तो उसके ईस्ट और वेस्ट में इंडिया का पोजीशन कहां है? नहीं नहीं, इंडिया एक पॉइंट थोड़ी है जो आप 82.5 डिग्री बोल दिए, ठीक है। तो इंडिया को अब हम कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो कोई गलत बात नहीं होगा। ऐसे जब हम लाइन खींच दिए इसके नॉर्थ में है और ऐसे खींच दिए इसके ईस्ट में है, तो नॉर्थ और ईस्ट में। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो इन्होंने बोला 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ही क्यों? डिस्टेंस इक्वल है, सीधा मतलब है कि अभी हमने कहा कि करीब 30 डिग्री है, या हमने कहा था कि 67 से लेके 97 तक है, ये 68 लिखते हैं, ठीक है, करीब 30 था, माने 30 का आधा कितना होगा? 15। चलिए 68 में हम 15 जोड़ देते हैं तो करीब 83 होता है, मतलब करीब नहीं होता है, जो हम बात कहना चाह रहे हैं 82.5 रखे, क्यों? देखिए टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, और एक बार में पूरी जो धरती है एक बार पूरा ऐसे घूम जा रही है, तो इसमें कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने टाइम का फासला होता है? 4 मिनट का। कैसे हो रहा है ये चीज कि 24 घंटा जो है इसको हम मिनट में तब्दील कर दिए, और धरती 360 डिग्री घूम गई इतने मिनट में। यही 4 मिनट है, ठीक। तो अब 4-4 मिनट का डिफरेंस है, तो दुनिया भर में कुछ स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड टाइम जो हम बनाएंगे, हम आधे घंटे के गैप पर रखेंगे। ग्रीनविच से आधा घंटा आगे, ग्रीनविच से 1 घंटा आगे, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा से पीछे, आधा घंटा पीछे मतलब वेस्ट हो गया, 1 घंटा पीछे 1.5 घंटा। तो जब हम 30 मिनट्स कह रहे हैं तो इसमें कितना डिग्री कवर होगा? बहुत आसान मैथ है, ठीक है। तो अब हमको इंडिया में कोई स्टैंडर्ड रखना था, 83 के करीब रखना था, शर्त था 83 के करीब रखना था, और 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन सा पॉइंट होगा? 70 तो सब लोग 7 का मल्टीपल जानते हैं, ठीक है, और 7.5 हम बोल रहे हैं, तो ये 75 हो जाएगा 70 की जगह। और एक बार इसमें 75 जो है ये 75, इसमें एक बार और 7.5 जोड़ देते हैं। तो जो जगह निकल के आया, अब वो मिर्जापुर हो सकता था, नैनी हो सकता था, इलाहाबाद, जो कहना है बोल लीजिए, वही 82.5 डिग्री पड़ेगा। इसीलिए भारत का मानक है। अब 82.5 डिग्री हम ईस्ट हो गए, तो ग्रीनविच से कितने आगे हैं? ईस्ट है तो आगे हैं 5.5 घंटे। कैसे? 4 से गुना कर लीजिए,
330 मिनट, मतलब 5 घंटा। कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक लग रहा है? स्लो है, फास्ट है, जैसा बता दीजिए। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब एक सवाल मेरा है, वो कौन सा जगह है जहां पर जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का मानक समय, जिसको हम लोग IST कहते हैं या ISM बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों एक दूसरे को काटता है। हाँ, पंजाब, मिर्जापुर से तो गुजर रहा था। मिर्जापुर एक बढ़िया शहर है, कालीन भैया वहां के रहने वाले हैं, तो मान लिया कि इसी को मानक मानेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। एक मेरा आपसे यह सवाल हो सकता था कि ट्रॉपिक ऑफ, ये जो ISM है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये किन किन जगहों से गुजरता है। एक बार कमेंट देख लेते हैं जरा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभिलाषा, रोहित, सब लोग बता रहे हैं छत्तीसगढ़। किसी ने मध्य प्रदेश कहा, तो मध्य प्रदेश गलत जवाब है, छत्तीसगढ़ उसका सही जवाब है। तो ये तो देखने की चीज है, समझने की चीज है। चलिए एक बार भारत का हम पहले मैप दिखा दें। ये जो NCERT में दिया हुआ पिक्चर है, ये क्लियर हो गया। यहां जो भी लिखा गया है, ये क्या यहां से हटेगा नहीं, तो बड़ा मुसीबत है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट लिखा हुआ है। इन्होंने n नहीं लिखा है, ये मान रहे हैं कि आप इतना समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 97, ये ईस्ट होना चाहिए, ये ईस्ट होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, कैसे नीचे आएगा? अच्छा, ये भी आ गया। मेरा सवाल तो बहुत सिंपल है आपसे कि वो कौन सा जगह है जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको कैसे बताएंगे? तो इसके लिए मैप खोलिएगा, देख लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और यहाँ पर इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको 23.5 डिग्री कहते हैं, वो गुजर रहा है। दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक जगह पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो कोरिया से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाला कोरिया, ये अपना कोरिया है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। अब हम भारत के बारे में बात कर ले, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दया सर ने भारत को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि इंडिया क्या है, कैसे बना है। और यहाँ पर जो आप देखते हैं कि यहाँ पर चीजें बदली हैं, पॉलिटिकली चेंजेज हुए हैं। कभी क्या है कि यहाँ महाजनपद का रेन था, आगे चल के हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स होने लगा, मगध इंपावर्ड हो गया, यहाँ से पावर शिफ्ट होकर उज्जैन चला जाता है। फिर बाद में हम पाल डायनेस्टी को देखते हैं कि रूल किया। पाल के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा यहाँ पर जब इस इन्वेशंस वगैरह होते हैं तो मुस्लिम आते हैं, दिल्ली और फिर आगरा वाला जोन बहुत दिन तक रहता है। बिहार से एक व्यक्ति जाके दिल्ली के तख्त पर बैठता है, शेरशाह सूरी। किस डायनेस्टी का था? सुर डायनेस्टी। ओरिजिन्स कहां के थे? सुर डायनेस्टी का ओरिजिन अफगानी थे, सही। ठीक है, ये सब हो गया। और क्या हो सकता है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहां पर है? सासाराम में है। तो ये सब कुछ हो गया, थोड़ा सा हिस्ट्री का बात हो गया यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी के बाद का जब समय आता है, फिर से थोड़ा मुगल्स हैं और अंत में ब्रिटिशर्स आते हैं। वो अपना पावर सेंटर चेंज करते हैं, कभी दिल्ली रखते हैं, पहले कोलकाता, फिर दिल्ली वगैरह चले जाते हैं। अल्टीमेटली अभी जो हमारा पावर सेंटर है वो दिल्ली से ही कमांड होता है, उसको द लुटियंस जगह कहते हैं। ठीक है, एक आर्किटेक्ट थे लुटियंस, उन्हीं का बनाया हुआ है पूरा जो वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है, किस नाम से? सेंट्रल विस्टा। बनाने वाली एजेंसी टाटा। ठीक है, ये तो आया भी था शायद सवाल, किसी एग्जाम में तो दिखा है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया।
अब भारत को आपको समझना है तो इंडिया का साइज और लोकेशन, तो यहाँ पर साइज वाली बात हो गई, लोकेशन भी आप समझ गए, यहीं पर पूरी बात की गई है। और इस चीज को समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह का कंसेप्ट है, ये भी आप समझ जाएंगे और जानते भी होंगे। और इंडिया के लिए अगर हम बोलते हैं कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, और तो इसका क्या मतलब है कि एरिया वाइज इंडिया से 6 देश बड़े हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन है दुनिया का अगर हम एरिया में बात करें? रशिया। दूसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, इस तरीके का ब्लंडर नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ, कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पे चाइना, फिर ये सही नहीं है, थोड़ा सा ये गड़बड़ ही है, बताइएगा कौन सा है। देखिए पहले रसिया, फिर कनाडा चले जाना है, फिर यूएस है, वहां पे चाइना है, 4 हो गए। इसके बाद कौन कौन से देश हो सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया है और एक ब्राजील है। ब्राजील बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया? ब्राजील बड़ा है। और इंडिया के बाद किसका नंबर आता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस कंटिनेंट में पड़ता है? राजधानी? तो देखिए बीपीएससी में ये भी सवाल आया हुआ है, कैपिटल पूछा गया था, लेकिन उरुग्वे या पराग्वे का पूछा गया था, ब्यूनस आयर, ठीक है। रैंडम देखिए मैं आपको बस इस तरह से कैपिटल बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना, देखते रहिएगा, कुछ कुछ है। जैसे मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया का बात ही हो रहा है तो बता दीजिए कि मंगोलिया के साथ इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहता है, किस नाम से होता है? नोमैड एलिफेंट, ठीक है। देखिए मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का यही टेक्निक है कि आप सब्जेक्ट में कन्फाइन होकर मत पढ़िए। अगर एक पॉइंट मिलता है उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं उसमें एक बार क्लियर कर लीजिए, या एक बार अगर हमारे दिमाग में ये नाम आता है तो इसे हम क्या क्या एग्जाम में पर्सपेक्टिव है। जैसे मंगोलिया और चाइना का जो क्षेत्र है वहां एक डेजर्ट भी है, गोबी डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? गर्म ठंडा, किस तरीके का? कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और जब ये सब बात हो रहा है तो वो बना हुआ जो है वो लॉस का मैदान कहते हैं, विंड डिपोजिशन से बना हुआ है, ये भी जानिएगा, लोएस बोलते हैं। अब इतना कम समय दिया गया है हमें क्रैश कोर्स में और बहुत कुछ बताने का मन है तो हो नहीं सकता है। तो लोएस का मैदान बोलते हैं, कैसे? तो विंड डिपोजिशन से हवा जैसे उड़ा के ले गया, सैंड ड्यून्स बनता है, वैसे ही वो पूरा का पूरा लोएस का मैदान बन जाता है। उसी तरीके का वो पूरा क्षेत्र है, काफी फर्टाइल होता है और वो खेती वगैरह भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर ये बात हो गया। एक बार आप इंडिया को देख लीजिए, निहार लीजिए, और यहाँ पर हम इंडिया के अब नेबर्स को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग जो है, चलिए उससे पहले मेरा एक सवाल है कि भारत में जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से? वेस्ट से ईस्ट के तरफ, बिना गड़बड़ाए कौन बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने आंसर दिया है, साकेत ने सही जवाब दिया है, रोहित ने, साकेत ने कहा कोल्ड डेजर्ट है। 8 बिल्कुल। ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, बहुत सही। चलिए सब लोग ऑनलाइन में भी काफी एक्टिव हैं, अच्छी बात है। हाँ बोलिए। ठीक है, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, ठीक है। तो ये हो गए। अभी यहाँ पर त्रिपुरा और ये सब न्यूज में फिर काफी रहने वाला है क्योंकि वापिस से बांग्लादेश की जो हेड ऑफ स्टेट है शेख हसीना जी इंडिया आने वाली हैं, और जब इंडिया आएंगी तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो वाटर डिस्प्यूट है वो काफी न्यूज में रहेगा। और एक इस नदी को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर सवाल फिर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फैनी रिवर का डिस्प्यूट है, वहां जो एक त्रिपुरा में एक शहर है सबरूम, वो भी न्यूज में रहेगा। अभी 2-4 दिन बाद वो टीवी वाले दिखाने लगेंगे। सबरूम या RUM हो, जो भी स्पेलिंग हो, सबरूम शहर, ठीक है। क्योंकि इंडिया में वहां पर पानी बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, तो फैनी रिवर का वाटर डाइवर्ट करके इस शहर को लाया जाता है पानी पीने के लिए। तो सबरूम शहर है, फैनी नदी है, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया के नेबर्स की अगर बात करें तो इंडिया किसके साथ सबसे लंबा
बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? अप्रोक्स करीब 4100 किलोमीटर, 4096 है। इसके बाद चाइना कितना अप्रोक्स 4100 तो आपने बोल दिया बांग्लादेश का, 33 के करीब 3300। तो ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ हमारा इस तरीके से लेंथ ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर ये जो जगह है, यहां पर इंडिया काफी पतला है, इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? हाँ, तो एक ये चीज है, और इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, इस जगह को ध्यान में रखिएगा, यहां से भी सवाल वगैरह पूछे जाए हैं, उत्तर प्रदेश में कभी तो दिखा था हमको। ठीक है, ये सब हो गया। तो इंडिया के नेबर में अगर हम बात करें तो ये जो बांग्लादेश है आज का, इसको पहले किस नाम से जानते थे हिस्टोरिकली? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से दिखता है, और बाकी इसके अलावा जो भी आपको मैप नजर आता है वो सारा डिस्प्यूटेड है, और यही स्टैंडर्ड मैप है जो भारत सरकार जारी करती है, और इसी को आपको मानना है। अब इसमें इस तरीके के सवाल बनते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किन किन राज्यों को टच करता है, बांग्लादेश किन किन राज्यों को टच करता है, चाइना किन किन राज्यों को टच करता है, कोई ऐसा भी देश है क्या जो कि कोई ऐसा राज्य है क्या जो दो देशों को टच कर रहा है? कौन सा? सिक्किम कितने देशों को टच कर रहा है? 3। इसके अलावा कोई 3 को टच करने वाला नहीं है। इंडिया का सबसे जो छोटा किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री शेयरिंग है अफगानिस्तान, करीब 80 किलोमीटर। ठीक है, हाँ वही जो भी है। ठीक है, तो ये इस जगह पर इसको किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस कॉरिडोर को किस नाम से जानते हैं? इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। बाकी यहां पर भी, अच्छा ये तो टच नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इंडिया के जो नेबर्स हैं, इस पर भी सवाल जो होता है ये। बाकी 2 हमारे पास ऐसे नेबर्स हैं जो कि लैंड बाउंड्री से नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, वो वाटर से कनेक्टेड है। कौन कौन से हैं? मालदीव्स। तो चलिए मालदीव्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मालदीव्स जो है वो इंडिया के किसी भी हिस्से से किस लैटिट्यूड से अलग होता है? 8 डिग्री से। 9 डिग्री क्यों जानते हैं? आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का जरूरत है, रिवाइज करिए, नहीं तो एक बार बुक का थॉरो रीडिंग डालिए। ठीक है, आप मतलब मैं देख रहा हूं कि आप मिस कर रही हैं। मिनिकोय, ठीक है, मिनिकोय हो गया। मतलब ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। अब लक्षद्वीप का ओरिजिन किस चीज से है? कोरल रीफ से है। ठीक है, जिसको हिंदी में परवाल बोलते हैं। तो 8 डिग्री 9 डिग्री का चर्चा हो गया। 10 डिग्री बता दीजिए। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इसी तरीके से 24 डिग्री, एक है हरामी नाला। हरामी, ठीक है, लोग गाली के तौर पे यूज करते हैं। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नाला है। होता क्या है कि उधर से ना पाकिस्तान के लोग घुस जाते हैं। ठीक है, तो वहां के लैंग्वेज में बोले फिर से घुस गया XYZ। तो इस वजह से उस जिस चैनल को पार करते हैं वो 24 डिग्री पे पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान वहां अलग होता है। हरामी नाला ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल पहले यूपीएससी के सारे नोट्स मैगजीन्स में दिखने लगा था। ठीक है, इसी तरीके से 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल, हाँ प्योंगयांग। ठीक है, साउथ कोरिया का सियोल। कनाडा और USA। ठीक है, तो ये सब है जो अक्षांश है, इन सब पर थोड़ा चर्चा हो गया और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इंडिया के पास बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे 2 इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग रोज पढ़ते हैं, जैसे न्यूमर आइलैंड, मुर्रे हो गया, या फिर जो पाक स्ट्रेट है और पाक बे है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो अलग होता है पाक स्ट्रेट से, और वहां पर एक गल्फ भी है, मन्नार।
मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो कंसेप्ट है उसमें एक इंटरनेशनल एजेंसी का भी रोल होता है, उसके सहयोग से ही डिक्लेयर किया जाता है कि ये डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है अंतरराष्ट्रीय पटल पर। कौन सी एजेंसी है? यूनेस्को है, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर्स को डिजिग्नेट किया गया है, या कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं। अब कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं, या आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नहीं तो मिक्स्ड हेरिटेज कहलाता है, यानी उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स भी हैं और मैनमेड भी हैं। तो कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ जो ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस कैटेगरी में पड़ता है? मिक्स्ड में। क्यों मिक्स में है? वहां पर बहुत सारे बौद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में, जिसको लोग विजिट करने जाते हैं, तो मिक्स्ड हेरिटेज है, ठीक है। तो ये है। इसी तरीके से रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत जो भी रामसार साइट्स हैं वो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, और इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब यहाँ से आगे का जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो पूरा हमारा जो डिस्कशन होगा वो इंडिया के फिजिकल फीचर्स पर बेस्ड होगा। जैसे शरीर का ढांचा है उसी तरीके से इंडिया को भी हम बांटते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम 5 हिस्से में बांटते हैं, कुछ कहेंगे कि 6 हिस्से में बांटते हैं। बंटवारे का तरीका अलग अलग हो सकता है, जो भी फंडामेंटल्स बात है। लेकिन थोड़ा सा हम आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। बिहार ज्योग्राफी वगैरह जो है उस सेक्शन को भी आप लोग पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? हाँ, ये तो उसी तरीके का बात हो गया। हम बोलेंगे कि आप कहाँ रहती हैं तो कहेंगे एशिया में ही रहते हैं, उस क्षेत्र में। और चलिए ठीक है, अगर बिहार की अगर बात करें और गन्ना का क्षेत्र मुझे पूछना हो, हाँ, ठीक है, जूट, पूर्णिया और कटिहार, गया मिल्स के लिए जाना जाता है। हाँ ठीक है, वहां जिस तरीके की मिट्टी चाहिए। चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो कैश क्रॉप्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया रख लीजिएगा। तो ये सब कुछ हो गया। तो इंडिया का लोकेशन देख लिए। अब हम इंडिया से थोड़ा दाएं बाएं आपको शिफ्ट करा रहे हैं। इंडिया से अगर हम लेफ्ट वर्ड जाते हैं, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हम इंडिया हैं, तो मेरा लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट होगा, ठीक है। कोई भी मैप देखना है तो मैप देखने का ये तरीका है कि आपके सामने अगर मैप लटका हुआ है और उसका इधर यहाँ कांटी ठोका हुआ है या जैसे, तो आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। तो जिधर आपका मस्तिष्क है, सिर है, उधर नॉर्थ, पैर की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ, और जो बच गया वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिया के साथ एसोसिएटेड कुछ वाटर बॉडीज हैं, जल के स्रोत कह लीजिए, उनका भी हम लोग पोटेंशियल रिजर्व है यूज नहीं करते हैं, जैसे जो इंडियन ओशन का वाटर है, अरबियन सी का या बे ऑफ बंगाल का। टाइडल एनर्जी के रूप में हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं। एक एनिमल है जिसको हम लोग कहते हैं दुगोंग। इस पर एसएससी सवाल पूछा, बाद में उत्तर प्रदेश में रिपीट किया एक बार कि ये दुगोंग जो ये जानवर है जो कि काफी इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कि इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु तो धरती हो गया, तो ये पानी में मिलेंगे, तो आप सही आपका अप्रोच है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, ठीक है। दुगोंग, इसका थोड़ा सा शेप वेप देख लीजिएगा, हर्बीवरस एनिमल है, इसको बहुत भारत में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु, मन्नार, किशनगंज, नॉर्थ बिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सब लोगों ने अच्छा खासा। देखिए, जो आप लोगों से मैंने अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान का जो हिस्सा भारत के साथ टच होता है, उसका सही जवाब आ चुका है, रोहित ने सही जवाब दिया है। उसको क्या कहते हैं? वाखान कॉरिडोर, WAQHAN, वाखान कॉरिडोर।
ठीक है, नींद आने लगी। चलिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बीपीएससी बहुत प्यारा ऑप्शन लाता है 5वां, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, फिर 5 गलतियां होती हैं। तो कभी भी बीपीएससी का टारगेट जो है ना, जितने नंबर लाने होंगे उसे 5 अधिक सोच के करिएगा, नहीं तो लोग फेल हो जाते हैं। आपका तो 109 स्कोर आया, आई नो बहुत सारे लोगों को जिनका 107 आया और वो फिर मेंस ही नहीं लिख पाए, भले वो 65 में बहुत अच्छा रैंक 94 वगैरह लाए हैं स्टिल। तो इस तरीके से भारत का यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ऐसा भी धोखा होता है बीसी वाला, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर किसके साथ है इंडिया का, ऐसे याद रह जाए, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की राजधानी बता दीजिए, ढाका, वहां का मुद्रा क्या है, टका, और वहां पर एक बहुत फेमस दुर्गा टेम्पल है जिसको कि राज्य का संरक्षण मिला हुआ है। वहां पर जब दुर्गा पूजा होता है तो जो वहां के हेड ऑफ स्टेट होते हैं वही जाके पहले पूजा अर्पण करते हैं। ये कल्चरल हेरिटेज है और वहां रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ढाका जो है ना, ढाका, ये गॉडेस के नाम पर है, गॉडेस ढाकेश्वरी का टेम्पल है वहां पे, ठीक है। अब टेम्पल का नाम आ रहा है तो हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, वहां एक पूजा जो है हर साल ऑर्गेनाइज होता है, उस पर सवाल भी बनते रहे हैं। उस पूजा का नाम बता सकते हैं या जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, अम्बाबुच्ची, अम्बाबुच्ची नोट डाउन कर लीजिए या इटलिस्ट ये देख लीजिएगा। अब तीसरा सवाल मेरा है उसी कामाख्या टेम्पल से कि कामाख्या टेम्पल किस हिल्स पर लोकेटेड है, देखते हैं, थोड़ा कमेंट का इंतजार कर लें। यहाँ साकेत ने अम्बाबुच्ची बता दिया है। तो अगला जो सवाल है कि कामाख्या टेम्पल किसी हिल पर लोकेटेड है। देखिए बाकी जो बातें हैं वो तो आप देख रहे हैं जो सवाल किताब में आता है, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। साइड भी ठीक है, देख लीजिएगा उसका नीला पर्वत या ब्लू हिल्स नाम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है ब्लू माउंटेन से, नीलगिरी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लू माउंटेन्स हैं जो कि असम में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अगला जो सवाल है कि भारत से इनमें से कौन सा देश है जो एरिया में बड़ा है, लार्जर है, चाइना ऑब्वियसली है, चाइना की राजधानी, इसके पहले क्या इसकी कैपिटल थी, पेकिंग, ठीक है। और जब चाइना का बात हो रहा है तो एक में इसका एक प्रोविंस है मैंचुरिया, वहां का क्लाइमेट काफी कंड्यूसिव है, अच्छा है। और मैंचुरिया में एक फल होता है जो कि जैसे इंडिया में संतरा होता है तो यहाँ पे वो बिकता है, लोग उसको कीनू कहते हैं, कुछ लोग मंचूरिया नाम से भी बोलते हैं उसको। और वहीं का फेमस जो है, जैसे हमारे यहाँ पकौड़ी बनता है तो वहाँ जो उनका पकौड़ी है डम्पलिंग, तो यहाँ पे मंचूरियन बिकता है, उसी प्रांत का चीज है, ठीक है। तो ये सब हो गया इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब तो बहुत आसान है, क्यों 82.5 है, इसका आंसर मिल गया, एक्सप्लेन कर सकते हैं कहीं भी। चलिए ओडिशा, ओडिशा का सबसे इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है, झील, चिल्का लेक, ठीक है। उड़ीसा का जब बात आ रहा है तो वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर एक ये रिलीजियस ट्रायंगल है या गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। कौन से ये 3 जगह हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हैं, चलिए आपने कहा भुवनेश्वर,
पुरी। तीसरा क्या होगा? जो जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये तीनों को कनेक्ट किया गया है, ये रिलीजियस सर्किट है वहां का। जैसे और भी बहुत सारे सर्किट हैं, जैसे कि उड़ीसा का जिक्र हो रहा है तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट झील वेटलैंड कौन सा है? चिल्का। ठीक है, तो जब चिल्का का जिक्र आएगा तो इरावदी डॉल्फिन वगैरह यहाँ आती हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? महानदी है। ठीक है, और महानदी जो हो गई, चिल्का हो गया, ये सब हो गया, तो उस पर एक डैम है, हीराकुंड डैम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से अगर आप एक स्टेट को उठाइए तो उसमें 10 जगहों को देख लीजिए। जैसे कि वहां से एक बहुत फेमस जीआई टैग लड़ाई झगड़ा करके मिला है, व्हाइट रसगुल्ला को मिला। ठीक है, जीआई टैग मिला है। तो बिहार में लेटेस्ट जीआई टैग कौन सा है? खाने वाले आइटम में मखाना, और इसके पहले ये तो नेचुरल चीज हो गया। मैन मेड में सीतामढ़ी का बालूशाही। ठीक है, तो ये मिला। तो जर्दालू आम हो गया, मगहिया पान हो गया, शाही लीची हो गया, तो ये सब हमारे पास कतरनी राइस भी है। ठीक है, तो स्ट्रगल था। जीआई टैग का ही बात हो रहा है तो एक मुर्गा है जो बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश कड़कनाथ का। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसी तरीके से एक स्टेट को उठाइए और उसमें जो भी चीजें हैं ना, बहुत सिंपल है, इतना इजी है, बस उस स्टेट को डालिए, कीवर्ड सर्च करके। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम हैं, एक बार उसके साथ यूपीएससी लिख के सर्च कर दीजिए ना, 10 काम का फैक्ट आ जाएगा जो स्टैटिक जीके है, जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, और जैसे कि उड़ीसा में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल। ठीक है, उसका नाम कहां से आया है? तो वहां एक बहुत पेड़ मिलता है, सेमल। सेमल जो है कॉटन का प्लांट है, उससे रुई तैयार होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। इधर भी बहुत होता है, लाल लाल बड़ा बड़ा फूल होता है उसका, सेमल। तो उसी से सेमली पाल हो गया। ठीक है, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इनमें क्या बात कॉमन है? फ्रंटियर किसके साथ? तो बिहार लगता ही नेपाल के साथ है। ठीक है, ये जब चर्चा आ रहा है तो मेरा आपसे थोड़ा टफ सवाल हो जाएगा, जिसका अभी जवाब नहीं भी चाहेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टच करते हैं। और देखिए, हम आप लोग के साथ कुछ गलत बोल दिए, ब्लू बोल रहे थे, लेकिन वो नीलांचल है। यहाँ पर अभिनव मयंक ने सही लिखा है, नीलांचल, नीला अंचल। ठीक है, नेपाल हो गया। नेपाल का हमेशा से एक पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है, जब जिस वजह से, तो वहां की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, या एक कम्युनिटी है, ट्राइबल नहीं भी कहे, हाँ, जिनके वजह से डिस्प्यूट रहता है। वो अपना स्टेक चाहते हैं गवर्नमेंट में, जो नहीं मिल पाता है। कौन सी वो कम्युनिटी है? मधेशी कम्युनिटी। ठीक है, मधेशिया। और बिहार की वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो उस रीजन में पाई जाती है? चंपारण में कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं? ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, यहां पर भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स ऑफ बिहार में ये सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया एक चीज। चलिए, और एक दो चीज हम पूछ लेते हैं। देखिए, मेरा ये पूछने का मतलब है कि इस तरीके की चीजों को आप देख लीजिएगा, जो कि कनेक्ट करते जाइए चीजों को। अब बिहार में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बरेला झील कहाँ पे है? बरेला लेक वैशाली में। किस नाम से जाना जाता है? और हाँ, सलीम अली के नाम पर है। ठीक है, बिहार में पक्षी के लिए फेस्टिवल मनाया गया था, बर्ड फेस्टिवल, जमुई में। नाग और नकटी दो लेक्स में, आर्टिफिशियल लेक्स हैं। और किस नाम से मनाया जाता है वो? कलरव, यानी बर्ड्स के चहचहाहट को कलरव बोलते हैं, उस नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इफ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती, तो कवरत्ती है कहाँ? पहले ये तो जरूरी है जानना।
लक्षद्वीप में हो गया समर वैकेशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, सीधा खत्म सवाल। मतलब इंडिया के साथ किसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है। तो ये सारे जो सेंट्रल एशिया के देश है ना, ये जितने तान वाले हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इनके बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन रखिएगा। जैसे कि अफगानिस्तान जो है ये तो दूसरा हो गया, उन पांचों में से नहीं है। काजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो चेंज हुआ है हाल फिलहाल के वर्षों में, नूर सुल्तान हो गया, पहले क्या था, अस्ताना, अस्ताना, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, यही सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे उरुग्वे या पराग्वे पूछा गया या कुछ भी पूछा गया, वो किसी वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट वजह से वो न्यूज में रहता है या रहा था उस समय। जैसे कि वेनेजुएला में बहुत तरीके का क्राइसिस चल रहा था तेल को लेकर, और फिर वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो गया था, इन्फ्लेशन हो गया था। वहां से एक सवाल बन के आया था, हाँ, कि कौन सा वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा तेल रिजर्व है, इस तरीके का सवाल पूछा गया था। तो बैकएंड में इसका ये मतलब है कि न्यूज आइटम्स को बहुत अच्छे से देखना है। और यहाँ पर धनंजय आईएएस एकेडमी में भी हमारा यही पर्पस है कि इस तरीके से जो मंथली मैगजीन आ रहा है, कि सारी चीजों को कवर किया जाए। और यहाँ पर जो भी चीज है ना, एक बार मैप पर उसको ढूंढने का कोशिश करिएगा ना, तो हमेशा से सही रहेगा कि आप याद कर सकें, एक बार दिमाग में फिट बैठ जाता है कि वो किस जगह की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा जगह है। नहीं तो होता क्या है कि आप ऐसे बस दिमाग में नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा। मैप का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे तराई क्षेत्र हम बोल रहे हैं, तो तराई क्षेत्र में बिहार का कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है, बाघा, उसको भैंस लोटन भी कहते हैं, वही क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ेगा, दुधवा, कहां पर है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में, ठीक है। तो अब कैमूर की बात हो रही है, तो बताइए कि वहां की एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर कौन सी है, लेक नहीं, रिजर्व, ये मतलब किस नदी पर है वो, ठीक है, वो भी आपका मोर और लेस आंसर सही है, अनुपम लेक। लेकिन रिजर्वायर अगर कहें किस नदी पर है ये बता दीजिए। उस रिजर्वायर का नाम खुद, दुर्गावती, दुर्गावती प्रोजेक्ट। अनुपम झील है। दुर्गावती किसकी सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे अभिलाषा ने, अभिनव ने सही जवाब दिया है। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है थारू, थारू ट्राइब्स, ठीक है। हो सकता है आप लोग भूल गए हो, लेकिन ये सब भूलने का चीज नहीं है, ठीक है। इससे बार बार सवाल आते हैं। जैसे इंडिया जो है, जो हम कहते हैं कि गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड दुनिया भर में जाने वाला ज्योग्राफिकल टर्म है। गोंडवाना, ये वर्ड किस चीज से बना है, किसी ट्राइब के नाम से, गोंड ट्राइब, जो कि एबॉर्जिन्स हैं, वो इंडिया के ही हैं, ठीक है। ये जो अभी हाल में मूवी आई थी RRR और क्या नाम था शायद, उसमें भी दिखाया था किसी ट्राइब को, ठीक है। तो ये चीज है कि इस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह हैं जो न्यूज में रहे हैं, जैसे कि कल और परसों के न्यूज आइटम्स में चकमा और हजोंग कम्युनिटी था, म्यांमार का है, जो कि इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी जो एजेंसी था, जो अब अरुणाचल कहलाता है, उनको हम बसाया गया था। चकमा किस फेथ में विश्वास रखते हैं, किस धर्म से आते हैं, ठीक है। दुर्गावती कर्मनासा की सहायक नदी है, उस सवाल का जवाब। कर्मनासा किसकी सहायक नदी है, ये तो बिहार जीके का चीज है, आप लोग सब लोग एग्जाम दिए हैं। गंगा नदी नहीं है, गंगा की आखिर गंगा में मिलती है, क्या दिक्कत है। और कर्मनासा बाउंड्री बनाती है दो राज्यों के बीच में, यूपी और बिहार के बीच में, या साउथ बिहार कह लें, ठीक है। क्या कैमूर झारखंड को टच करता है, नहीं करता है, क्योंकि रोहतास जो है ऐसे पूंछ की तरह उसमें इंटैक्ट है। रोहतास और जो झारखंड का इलाका हुआ,
वहां पर एक नदी पार करती है जो बिहार में घुसती है, सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन कहां से है? अमरकंटक। अमरकंटक से और भी नदियां निकलती हैं, जैसे महानदी। ठीक है, महानदी थोड़ी दूर से, नर्मदा भी सही है, नर्मदा ही सही जवाब है, महानदी मोर और लेस गुड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी बिहार में नदियां आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में रहे हैं, उनको खबर करना है आपको अच्छे से। सोन, नर्मदा, बहुत एक्टिवली यहाँ से जवाब आ रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन में, बिल्कुल लैग ही नहीं है, बोल रहे हैं एकदम सही सामने से। ठीक है, और एक दो चीज, जैसे चकमा जो है वो बौद्धिस्ट फेथ के लोग होते हैं, और जो होजोंग कम्युनिटी है वो हिंदू फेथ के हैं। असम में इनको ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। एच से हिंदू होता है, एच से होजोंग, और सी से चकमा है, और बौद्धिस्ट है, अल्फाबेट में ABC ऐसे। तो देखिए यही छोटा छोटा निमोनिक्स है कि एच, अब दिमाग में रहेगा कि अच्छा हिंदू होजोंग ऐसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहिंग्या काफी न्यूज में था। म्यांमार किस फेथ के हैं? मुस्लिम फेथ के हैं। ठीक है, तो हम बोर नहीं ना कर रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग यहीं पटना में रह रहे हैं? देखिए प्री की और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, इस तरीके का धारणा नहीं दिमाग में रखना है कि पहले एक बार हम पीटी के लिए पढ़ेंगे, फिर एक बार मन किया पीटी निकल गया तो मेंस के लिए पढ़ेंगे। ये बहुत डिजास्टरस होता है, इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम जो आज टॉपिक पढ़े, इसमें से एक टॉपिक किसी को उठाएंगे, उस पर कुछ आंसर लिख देंगे, काम आसान हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। लिखिए, इवेलुएट कराइए मत कराइए, वो एकदम अलग चर्चा का विषय है, लेकिन लिख तो लीजिए, और लिखिए उसी स्टाइल में, लाइन खींच के, और उसमें ही लिखिए। जो समय है, आप भले उस टॉपिक को पढ़ने में 3 घंटे लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब लिखने बैठिए तो आपको जीएस में कहीं भी 22 मिनट से अधिक टाइम नहीं देना है एक आंसर पे, नहीं तो आप अपने साथ जो है ना गलत कर रहे हैं। वहां पर टाइम भागता है बहुत तेजी से, आप लोग मेंस जो लिखे हैं बिल्कुल अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, इस चीज का। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो ये सब तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो अवधारणा है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन ये अभी यहाँ नहीं हो सकता है। ये बताइए तो, और ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर पूछे तो कौन सा वो जगह कहलाएगा ज्योग्राफिकली? इस तरीके का अगर कहीं ज्योग्राफिकल फीचर बनता है तो इसको कहते हैं केप। तो इंडिया में यहां भी एक केप बन रहा है, तो कौन सा केप है ये जगह? केप कमोरिन है ना। इसी तरीके से केप ऑफ गुड होप, ये कहां है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, केप ऑफ गुड होप हो गया। ठीक है, पाक स्ट्रेट है, यहाँ पाक बे भी है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर ये कौन सा वाटर बॉडी है? और ये गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, यहाँ पर रोरो फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ था। रोरो फेरी होता है कि एक बड़ा सा स्टीमर होता है, उसमें ट्रक सारा चढ़ जाता है, और यहाँ पर देहाज से इस पार करा दिए, नहीं तो इतना घूम के जाना पड़ता था। यहाँ से यहाँ ट्रक सारा जो है एक बार में ट्रक चला गया। और रोरो का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल आउट। उस पर ट्रक चढ़ गया, ड्राइवर उसी में बैठा हुआ है आधे घंटे तक, फिर उस पर लग गई, फिर सारे ट्रक्स उतर जाएंगे। तो ये सर्विस है, लेकिन यहाँ पर डिसिल्टेशन वगैरह का समस्या रहता है, सिल्टेशन होते रहता है, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अभी गुजरात वगैरह में एक पानी में मतलब उसके लिए रनवे का जरूरत नहीं होता है, जो कहेंगे कि वाटर एयरप्लेन सर्विस स्टार्ट किया गया था। कई सारे मूवीज में और गाने में देखते हैं कि पानी को ऐसे टच करते हुए जहाज उड़ जा रहा है। ठीक है, उसके लिए रनवे नहीं होता है, उसमें दो ऐसे वो क्या कह लें ब्लाडर होते हैं, जो ऐसे
उसके डेंसिटी को लो करके रखते हैं और उसी पर ऐसे फ्लोट करके तो स्पाइस जेट सर्विस स्टार्ट किया है इंडिया में। तो ये भी सब करेंट अफेयर में था। इथेनॉल वगैरह से सवाल क्योंकि पूछा गया था बीपीएससी में भी कि कौन सा जहाज सर्विस है जिसमें सबसे पहले इथेनॉल मिक्स ब्लेंड करके चलाया गया, ये सब कुछ ठीक है। एक और चीज पूछ ही लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल डेटलाइन से आइडियल का कंसेप्ट जो है इंटरनेशनल डेटलाइन, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कितने डिग्री को कहते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन? 180। ईस्ट की वेस्ट? एक ही, उसमें ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स का संख्या कितना है? उसमें 361 नहीं होता है क्योंकि उसमें बिग सर्कल नहीं है। एक को 0 मान लिए, अब इसको 0 मान लिए और इसके ईस्ट में ऐसे काउंटिंग करेंगे कब तक? लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। अब इस पेपर को समझिए कि हाथ में एक पेपर है और इस तरीके से पेपर देंगे क्या? तो ये वही बात हुआ कि यहां पर हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री हो गया, इधर 179 के बाद 180 होगा, इधर भी 179 के बाद 180 होगा। मतलब क्या है, ऐसे हम उसको कर दिए, एक ही हो गया लाइन 180 का। इधर से घूम, अब यहां से इधर से घूम के जाइए या इधर से घूम के जाइए तो डेट चेंज हो जाता है। अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पूरब से पश्चिम जाने पर, पश्चिम से पूरब जाने पर जो दिन है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? वही 4 मिनट वाला कंसेप्ट है। 12 घंटे इधर है, ये वेस्ट 12 घंटे, ईस्ट भी 12 घंटे, तो इधर से 12 घंटा है, उधर से 12 घंटा, तो 24 घंटा का एक पॉइंट पर अंतर आ रहा है, थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं, बस वो कंसेप्ट है इंटरनेशनल डेटलाइन का। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हम कुछ भोजन ग्रहण कर लें। ऑफिस से हम आए, कल पूरे दिन ड्यूटी किए, दे ही देगा, ठीक है। तो मेरी पोस्टिंग वैशाली में है और ज्योग्राफी ही मेरा सब्जेक्ट है। मास्टर्स इसी में किए, नेट जीआरएफ इसी में किए हैं और 66 बीपीएससी का हम मेंस नहीं लिखे थे लेकिन उसका प्री देने गए थे और उसमें मेरा स्कोर जो है 123 था। तो ये है कि बहुत दिन से पढ़ने पढ़ाने के प्रक्रिया के वजह से वो हो जाता है, लेकिन उस स्कोर बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीनिंग है तो स्क्रीनिंग को अच्छे से पास कर जाना है, जितना जल्दी कर जाइए। और एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें देखते हैं कि हो रहे हैं, डिले हो रहा है, इसलिए बहुत सारा अटेम्प्ट लेने का सोचना नहीं है। एक अटेम्प्ट आया उसमें अपना जय छय जो करना है हो जाए। पहले पोस्ट सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी होती है। पोस्ट सिक्योर हो गया और इसके बाद आपको मन है कि नहीं हम इसमें और बेहतर कर सकते हैं, तो फिर चांस आपको मिलता है, कुछ बार नहीं मिलेगा। पढ़ने का वक्त जो है बहुत बार लोगों को नहीं मिल पाता है, वो अलग चीज है। चलिए, इंडिया को अगर हमें डिविजन्स में बांटना है फिजिकल फीचर्स के आधार पर, तो कितने हिस्सों में बांटेंगे? 5 या फिर 6 में बांट लेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालयन ग्रेट माउंटेन्स को देखते हैं, इसके बाद तब फिजिकल फीचर्स, या इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर किसी लैंड मास के 3 तरफ वाटर हो तो उसको पेनिनसुला कहते हैं, और अगर किसी लैंड वाटर मास के 3 तरफ लैंड हो तो उसको क्या बोलते हैं? केप तो पॉइंट हो गया, किसी भी पेनिनसुला का टिप है, केप हो गया। बे या गल्फ, तो गल्फ जो है वो ज्यादा इंसर्कल रहता है, और बे जो है जैसे बे ऑफ बंगाल हम कहते हैं,
तो ये देखते हैं 1, 2 और 3 साइड से वाटर इसमें जो है कैद है। मैप प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। कितना कम समय में आप वर्ल्ड मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं तो इससे आपका वैल्यू एडिशन होता है। केवल हम प्री के लिए नहीं बात कर रहे हैं, मेंस के लिए भी। तो आपको वहां पर मैप प्रैक्टिस करते रहना है कि कितना कम टाइम में आप जल्दी से एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। अगर हमको दिखाना है ये इसी हिस्से को तो कितना सेकंड लगा, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। एकदम स्केल पर नहीं होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो पेनिनसुला हो गया। इसी तरीके से एक टर्म है कि एक वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से इनक्लोज्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर जो लैंड से इनक्लोज्ड है, लेक बोलेंगे। और लेक का उल्टा हो गया आइलैंड, हो गया द्वीप। एक और सवाल है, आर्कीपेलगो, या कुछ लोग उसको आर्कीपिलागो भी बोलते हैं। जैसे इंडोनेशिया के साथ आर्कीपेलगो वर्ड यूज होता है। तो ये आर्कीपेलगो क्या होता है? सुना है आप लोगों ने आर्कीपिलागो? तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को आर्कीपिलागो बोलते हैं। ये भी कंफ्यूजिंग टर्म है, आपको जानना चाहिए। ठीक है। इंडोनेशिया में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? ठीक है, अप्रॉक्स। इसी तरीके से फिलीपींस, करीब 7,100 वहां पर आइलैंड्स हैं। जब बात इंडोनेशिया की हुई तो इंडोनेशिया की कैपिटल कहां है? जकार्ता, जो कि शिफ्ट हो गया, चला जाएगा कैपिटल कहां पे? कालीमतन द्वीप पे। तो कालीमतन आइलैंड आप लोग देख पाते हैं क्या? दिख रहा है आपको? उसका ये शेप है ऐसे। यहां पर ऐसे जावा सुमात्रा आइलैंड्स है और उसके बाद ये कालीमतन आइलैंड है। इस पर 3 देश पड़ता है। इस पर सवाल जानना चाहिए क्योंकि ये वाला जो जगह है काफी न्यूज में रहा है ऑयल रिजर्व्स के वजह से। इसका जो निचला हिस्सा है इसमें इंडोनेशिया देश है। क्लाइमेट चेंज वगैरह के वजह से यहाँ एक्चुअली ये ऐसे है, तो यहां से कैपिटल शिफ्ट हो रहा है कालीमतन पे। ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है सबांग इसको बोलते हैं, ये मलेशिया का हिस्सा है। और उसके ऊपर एक छोटा सा कंट्री है, क्या नाम है उसका? हाँ, ब्रुनुई। ब्रुनुई का कैपिटल बंदर सेरी बेगवान। ठीक है। तो ये ब्रुनुई वगैरह न्यूज में रहा था हाल फिलहाल में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इंडोनेशिया और ये कालीमतन आइलैंड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इस रीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है। जैसे सवाल पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड। अगर हमारे क्षेत्र की बात होती है फिर यहाँ मडागास्कर का जिक्र आता है। ठीक है, मडागास्कर का चर्चा हो गया। बोर्नियो, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है इसको बोर्नियो बोलते हैं। बोर्नियो आइलैंड है और उस पर नीचे का जो हिस्सा है कालीमतन कहलाता है। ठीक है। चेन्स ऑफ आइलैंड इस कालीमतन, बोर्नियो आइलैंड, ब्रुनोई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। देखिए यहाँ पर रोहित ने सारे करेक्ट आंसर दे रखे हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, हम लोग टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम पेनिनसुला तक देख लिए तो इंडियन मतलब हमारे लिए माउंटेन्स हो गया सबसे पहले, फिर मैदानी भाग हो गया, फिर पठारी भाग हो गया। इसके बाद जो हिस्सा है एक साइड डेजर्ट कहते हैं, और फिर जो 5वां फीचर है जो एक साथ कह देते हैं कि कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, या अलग अलग बोलेंगे तो आइलैंड्स अलग हो गया, कोस्टल प्लेन अलग हो गया। इसी से कहीं 5 और कहीं 6 डिवीजन होता है। और कई जगह पर आप देखेंगे कई बुक्स में क्या है कि राजस्थान का जो मरुस्थली है उसको नॉर्दर्न प्लेन का ही एक्सटेंशन बता दिया जाता है, तो वो भी अपनी जगह सही है। तो अगर हम हिमालय के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किस तरीके का पर्वत है, कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अगला क्या वर्ड यूज होगा इसके लिए? यंग फोल्डेड माउंटेन, यानी कि जियोग्राफिकली या जियोलॉजिकली ये नया है। फोल्डेड है, फोल्ड का मतलब होता है वलित, इसमें जो है कई सारे ऐसे फोल्डिंग्स बने हुए हैं। तो कैसे ये फोल्डिंग्स होते हैं, इसमें फोल्ड कैसे बनता है? ये जैसे एक कोई भी प्लेट है, एक इधर से कोई दाब लगा रहा है, इधर से दाब लगा रहा है, तो ऐसे उठ गया, फोल्ड हो गया। इसी तरीके से अरावली जो है
भी फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। और इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट कहते हैं कि माउंटेन जो है अरावली है, ठीक है। और सबसे जियोलॉजिकली अगर यंगर बोले तो हिमालय है। तो यंग हो गया और फोल्डेड, तो ये फोल्डेड टर्म का क्या मतलब है आप समझ गए। और यहां पर हम कहते हैं कि ये इंडिया के लिए एक वरदान है, हिमालय जो है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है। कैसे? जो नॉर्दर्न एशिया से जो भी ठंडे हवाएं हैं उनको ये रोकता है। तो यहां पर हमारे पास ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। अगर नहीं रहता तो शायद जो हमारा फेशियल इंडेक्स जो इस तरीके का दिख रहा है, तो फेशियल इंडेक्स हमारा ऐसा नहीं दिखता, हमारा नेजल इंडेक्स कुछ और होता, सेफेलिक इंडेक्स कुछ और होता। कहने का मतलब कि मंगलोइड रेस की तरह शायद हम लोग पहले तो होते। देख ये एक बहुत बड़ा हो, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से समझे तो। और भी बहुत तरीके का अंतर होता है इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, यहाँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता। तो हिमालय जो है एक बैरियर की तरह काम करता है, दीवार की तरह काम कर रहा है। और इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर बहुत सारे जो रिवर्स हैं जिनसे ये हमारा मैदानी भाग पूरा पटवन होता है और जो पूरे भारत को खिला रहा है, अनाज दे रहा है, उसका भी जो स्रोत है वही है। तो जो नदियां हिमालय से निकल के आती हैं वो पेरेनियल होती हैं, यानी नित्य वाहिनी, जिनमें सालों भर पानी होता है। और दूसरे टाइप की जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वो क्या होती हैं? वो रेनी होती हैं। एक टर्म आता है जब नदियों को पढ़ा जाता है तो इफर्मल बोलते हैं। इफर्मल का क्या मतलब होता है? जैसे सोन नदी है, वैसे तो है वो साउथ इंडिया, वो आ रही है पेनिनसुलर हिस्सा से, उसमें लेकिन बरसात में ज्यादा पानी रहता है और बाकी टाइम में थोड़ा कम पानी रहता है, लेकिन सालों भर पानी दिखता है। एक इफर्मल नदी होता है जिसमें कि पानी जो है ना एकदम से खत्म हो जाता है। और अगर हिमालय के एक्सटेंशन की बात करें तो शेप क्या है ये भी अगर पूछा जाता है कई बार जो है, तो कहते हैं कि इस शेप में है, यानी धनुष के आकार में है। तो बो शेप्ड में है और इसमें 3 पैरेलल रेंजेज हैं इस तरीके से। टोटल अगर लेंथ की बात कर लें तो कितनी है? लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो एक समान नहीं है। वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा चौड़ा है, ईस्टर्न हिमालय में जाके वो पतला हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो हिमालय की अगर बात करें तो जो 3 रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो इस वाले रेंज को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, जिसमें कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पिक्स जो हैं इसी में आते हैं। अब मेरा 3 सवाल है यहां पर आपसे। हिमालय का हाईएस्ट पिक सबसे है, जो लोग ऑनलाइन में भी हैं। दूसरा है कि हिमालय का इंडिया में हाईएस्ट पिक। और तीसरा सवाल है कि इंडिया का हाईएस्ट पिक। तीनों सवाल में अंतर समझ आया? हम कह रहे हैं कि हिमालय का इंडिया में हाईएस्ट पिक, दूसरा सवाल है इंडिया का हाईएस्ट पिक, और तीसरा सवाल है हिमालय का हाईएस्ट पिक। तो हिमालय का हाईएस्ट पिक जो है इसका जवाब तो बहुत आसान है। बाकी 2 सवाल का जवाब किसका? ठीक है, सारे लोग जवाब दे रहे हैं। इसका भी जवाब मिल गया कि हिमालय का इंडिया में, अच्छा हाँ ये सॉरी, ये फर्स्ट का हो गया। हिमालय का ये कंचनजंगा, कितना है ये? 85-86 है शायद, 8586। अब तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का हाईएस्ट पिक नहीं आता है? हाँ, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, या जिसको K2 बोलते हैं। तो करीब करीब सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। चेतना लिखती हैं, अभिनव लिखते हैं, सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये सवाल एक नए सवाल को जन्म देता है कि जब K2 हाईएस्ट पिक है और ये भी तय हो गया कि इंडिया का हिमालय का हाईएस्ट पिक नहीं है, तो K2 किस माउंटेन का हिस्सा है?
बोलिए। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से वो पहले बने हुए हैं, लेकिन जियोलॉजिकली वो हिमालय के हिस्से नहीं है। ठीक है, तो भारत में उसमें 3 श्रेणी है जो आपको जानना है। कौन कौन सा? ये होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों हिमालय के हिस्से नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस का मतलब होगा कि उस पार। ठीक है, ये कुछ हाइब्रिड जैसा है। यहां पर एक और माउंटेन रेंज जो है जो पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदू कुश। तो यहां पर दोनों का कॉमन फीचर्स मिलता है, प्लस में यहां पर एक नॉट है जिसको कहते हैं पामीर नॉट। पामीर नॉट को उसका जियोग्राफिकल सरनेम क्या है? रूफ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का छत के तौर पे जाना जाता है। और इसका क्लाइमेट में और इंडिया के मॉनसून में बहुत बड़ा रोल है, वो बाद का चीज है। तो ये तीनों में कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके लिए अलग से माउंटेन पासेज वगैरह हम पढ़ सकते हैं, यहाँ की वेजिटेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो जास्कर वगैरह श्रेणी है, इस नाम से नदी वगैरह भी है, इंदस की ट्रिब्यूटरीज वगैरह वो सब कुछ है। अब यहाँ पर हम हिमाद्री की बात कर रहे हैं, तो हिमाद्री जो है हाईएस्ट पीक उसमें आता है, जैसे कि एवरेस्ट हो गया, या फिर अन्नपूर्णा, मनासलू, ये सब है। जो दूसरा रेंज है जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, इसको हिमाचल नाम से जानते हैं। और इसको ही, हिमाचल को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? महाभारत की श्रेणियां, महाभारत रेंज। और शिवालिक जो है इसको आउटर हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं, और इसको हिमालय का तलछट्टी भी बोलते हैं, फुट हिल्स भी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर एक चीज हम इस तरीके से देखेंगे कि हम ये 3 ऐसे देखिए, जो सबसे ऊंचा वाला है ये हिमाद्री हो गया, ये हिमाचल, ये शिवालिक। इसके बाद ये जो क्षेत्र है किस चीज का क्षेत्र हो जाता है? पहाड़ खत्म हो गए और वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर, गोल गोल बोल्डर बोल्डर दिखते हैं, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तराई इसके बाद आता है, वो यहाँ पर स्वैम्प वाला इलाका है, कीचड़ वाला, इसको बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए हम जान रहे हैं कि आप सब लोग जान रहे हैं, भंवर, भाभर बोल लीजिए, याद आया? भाभर क्या है कि बड़ा बड़ा पत्थर है, वहां सारी नदियां नीचे चली गई, ऊपर में दिखेगा कि सूखा है, ठीक है, लेकिन नीचे पानी बह रहा है। हाँ, नहीं नहीं, सरस्वती तो अलग चीज हो गया, वो इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन वो भाभर नहीं है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नदियां जहां इमर्ज होती हैं वो पूरा दलदल वाला इलाका हो जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है? तराई। इसके बाद अब यहां पर जैसे गंगा नदी बह रही है, यहां पर ऐसे समझिए, इस प्रोजेक्शन में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, भब्बर, तराई, मैदानी भाग, और यहां गंगा नदी बह रही है। तो ये वाला क्षेत्र अब कौन सा होगा? ओल्ड एलुवियम का होगा, जिसको बांगर कहते हैं, और जो न्यू एलुवियम है खादर। तो इस तरीके का एक ग्राफ अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। कहीं पर आंसर लिखना हो, इस क्षेत्र को दिखाना हो, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन पर सवाल आता ही है बीपीएससी में, और फिर कहता है उसमें आगे कि इसमें आप बांट के दिखा दीजिए, या पांचों को बारे में थोड़ा थोड़ा बता के एक को एक्सप्लेन कर दीजिए। जीएस पेपर 2 में आता है, तो बहुत आसानी से इसको डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिएगा, बहुत आसान है। सिंपली, और यहां पर लिख दीजिए कि हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, भाभर है, तराई है, बांगर और खादर हो गया। फिर रिवर बह रही है, ठीक है। तो जहां नदियों का इमरजेंस हो जाता है वो क्षेत्र जो है वो तराई कहलाता है, ठीक है।
एवरेज हाइट वगैरह पूछ लिया जाता है तो एवरेज हाइट जानना चाहिए कि हिमाद्री का एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। ये सब कुछ हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा और कुछ चीजों को देख सकते हैं, जैसे इसी से मिलता जुलता जो कंसेप्ट है वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं हिमालयन वेजिटेशन वगैरह के बारे में। कई बार आता है और कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स का इनसे नाम एसोसिएटेड है, और यहाँ पर कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, जैसे दचिगाम कहाँ पे है? कश्मीर में। किस एनिमल के लिए जाना जाता है? हाँ हिरन है, लेकिन उसका थोड़ा सुधार करिए। कश्मीरी स्टैग या हंगूल बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट में कस्तूरी मृग मिलती है, उसको मस्क बोला जाता है। उसका ऐसे दांत निकला होता है बाहर की तरफ, उसके नाभि में सेंट होता है, कसूरी सेंट जो होता है वो अलग चीज है। एक और यहाँ पर एनिमल है जो कि बहुत फेमस है, जिसको यूनेस्को बचाने में लगा हुआ है, और उसके लिए इंडिया में भी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। ठीक है। और एक जानवर है जिसको माना गया था कि हिमालयन इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन फिर से उसको अभी देखा गया है। वो देखने में थोड़ा सा गधा की तरह, थोड़ा सा गाय की तरह, थोड़ा सा सुअर की तरह दिखता है, थोड़ा सा पूंछ जो है बकरी की तरह है। वो 4-5 जानवर उससे मिलता जुलता दिखता है। नेट पे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में उसका फोटो क्लिक हुआ है। उसको कहते हैं हिमालयन सीरू, सीरू SEROW ऐसा कुछ स्पेल होगा, हिमालयन शेरो। इस पे सवाल भी आ सकता है क्योंकि ये चर्चा में था। हम लोग जब कुछ काम कर रहे थे, चूंकि मेरा जो है रिसर्च चल रहा था लद्दाख के ही क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज पर हम काम कर रहे थे, तो उस समय ये काफी अभी चर्चे में आ चुका था। तो कुछ लोग बता रहे थे, फोटो वगैरह कैप्चर हुआ, न्यूज में भी आ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह कवर किया है इसको। चलिए एक चीज आपसे डिस्कस हमको करना है जिससे सवाल बनता है, पूछा जा सकता है, वो है स्नो पॉइंट। स्नो पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई पहाड़ देखिएगा तो फोटो वगैरह गैलरी सीनरी कहीं पर भी, या फिर कोई दोस्त घूमने गया हो, आप घूमने गए हो, तो नीचे में यहाँ पे ये रॉक दिखता है और ऊपर में आइस दिखता है। तो एक ये पॉइंट होगा ना जहां से नीचे जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में है और उसके ऊपर में वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो ये वाला जो लाइन होगा ये स्नो लाइन कहलाएगा। इसके ऊपर का मंजर कुछ और है, नीचे का कुछ और है। तो ये स्नो लाइन है, बहुत कुछ पे निर्धारित होता होगा कि ये कितने हाइट पे है, कितने लैटिट्यूड्स पर है, वहां इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है। तो इंडिया में एक बराबर स्नो लाइन नहीं है। अगर आप वेस्टर्न हिमालय को देखें, तो यहां पर स्नो लाइन नीचे ही मिल जाता है, लेकिन यहां स्नो लाइन ऊपर जाने पर मिलता है। ऐसा क्यों होता होगा? लैटिट्यूड, अक्षांश, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं ठंडा खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अगर आपको ठंडापन चाहिए तो पोल से दूर, पोल के तरफ जाइए या इक्वेटर से दूर जाइए, या दूसरा क्या चीज है कि जहां है आप वहीं ऊपर खड़े, ऊपर उठने लगिए। दोनों फंडा है। तो जहां पे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा वहां स्नो लाइन नीचे होगा ना। तो कश्मीर जो है मैप में अगर आप देखते हैं कि ये कश्मीर का जो क्षेत्र है, तो यहां पर लैटिट्यूड में ये अरुणाचल से बहुत ऊपर है, तो ऑलरेडी बहुत ठंडा है। प्लस में यहां पर ये एवरेज जो ये हाइट है सी लेवल से ये ज्यादा ऊंचा है, यहां सी लेवल से कम है। तो हाँ, जोर जोर बोलिए, क्या कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पर स्नो लाइन जो है वेस्टर्न हिमालय में नीचे लेवल पर है। यहां पर बर्फ पाने के लिए आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। क्या विषुवत रेखा पर बर्फ मिल सकता है या मिलता है? हाइट पे जाने पे मिलेगा। तो कहां पर मिलता है? इक्वेटर पर। अगर हमको आइस चाहिए तो किस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा? हंगूल, तराई, भब्बर। देखिए काफी एक्टिवली सभी लोगों ने सही जवाब दिया है।
यहाँ पर मैं देखता हूं कि अभिनव, अभिलाषा, ये लोग काफी एक्टिव हैं। चेतना, माउंट किलीमंजारो कहां पर है? हाँ, अफ्रीका बड़ा हो गया, केनिया थोड़ा छोटा, ठीक है। तो विषुवत रेखा के काफी करीब में वोल्केनिक ओरिजिन का माउंटेन है किलीमंजारो। रोबोट मूवी में गाना भी था, रजनीकांत वाले रोबोट में, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर किलीमंजारो पे बर्फ मिलता है विषुवत रेखा पर होने के बावजूद। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है? वो नॉर्मल लैप्स रेट वाला कंसेप्ट है, क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। वो चीज हो गया। एक इससे मिलता जुलता और बात कर लें, जब पहाड़ का बात हो रहा है तो 3 सवाल और। ये ग्लोब है, ग्लोब है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, जिसका आप सब लोग जवाब एवरेस्ट दे देंगे आसानी से। मेरा दूसरा सवाल है कि वो धरती पर कौन सा पहाड़ है जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है। जैसे ये एवरेस्ट है तो ये 8,848 है। क्या धरती पर कोई ऐसा ही पर्वत है जो कि धरती पर ऐसे देखे तो इतना, वो पानी में सबमर्ज्ड है, भले ही वो 6 किलोमीटर ही ऊपर दिख रहा हो, लेकिन ओवरऑल हिमालय से ज्यादा या एवरेस्ट से ज्यादा ऐसे उसका टोटल लेंथ हो। सवाल समझ रहे हैं? ठीक। अब तीसरा सवाल, अगर इक्वेट यहां धरती का जो केंद्र है जिसको कोर बोलते हैं, कोर से अगर मापा जाए तो किस पर्वत का हाइट सबसे ज्यादा आएगा? यह सवाल पूछने का औचित्य है क्योंकि धरती ऐसी नहीं है, हमारी धरती ऐसी है, यानी इक्वेटर पर केंद्र से ऑलरेडी दूरी ज्यादा है। तो इक्वेटर पर अगर छोटा भी पर्वत रहेगा तो शायद हिमालय से लेंथ में बढ़ जाए। अगर यहाँ पे कोई पर्वत है और मान लेते हैं कि हिमालय यहाँ पर है, तो ये लेंथ ज्यादा हो जाएगा अगर इस लेंथ से तुलना किया जाए। तो तीसरा सवाल हो गया। 3 सवाल क्या क्या? धरती पर का हाईएस्ट पीक, लेंथ वाइज सबसे लंबा पर्वत कौन सा हुआ, और धरती के केंद्र से देखा जाए तो किस पीक को नापा जाए तो सबसे ज्यादा लेंथ होगा। ये तीनों एसएससी या बैंक, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है कभी कभी का। एक का जवाब हम आउट भी कर दिए, हिमालय। बाकी 2 का बता दीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पर अभिनव ने लिखा है मिड ओशनिक रीज, लेकिन वो सवाल का सही जवाब नहीं है। जो हम बोले कि लेंथ वाइज, ये वाला चीज लेंथ वाइज ज्यादा होना चाहिए, तो इसका जवाब है मौना की। धरती से अगर देखा जाए सी लेवल से तो 6,6200-6400 कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल ये 11 किलोमीटर है इसकी लंबाई। एक बार सर्च कर लीजिए तो जरा, मौना की टोटल लेंथ और उसका हाइट कितना है, सी लेवल से ऊपर कितना है। तो एक ये सवाल हो गया। और तीसरा जो सवाल था उसका जवाब है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ठीक है, चूंकि इक्वाडोर जो है वो बहुत नजदीक है इक्वेटर के, कोटोपैक्सी इक्वेटर के काफी करीब है और वो लेंथ एक्सीड कर जाता है। तो ये चीज हो गया। यहां पर मौना की का बात हो ही रहा है तो बता दीजिए कि ये कहां पर पड़ता है। आप लोग भी ऑनलाइन क्लास नहीं आया, सर्च करके ऑनलाइन क्लास वाले भी बता सकते हैं। यहाँ पर उससे पहले जवाब, हाँ आप लोग हवाई आइलैंड सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा था कोटोपैक्सी का हाइट बता दीजिए, मौना की का हाइट बता दीजिए और मौना की का टोटल लेंथ बता दीजिए मुझे। आप लोग भी ऑनलाइन में सर्च करके बता दीजिए, मैं आंसर आपका देख लूंगा।
13 किलोमीटर है करीब। हिमालय तो 8,848 8.5 ही है, ये 13,000 मतलब मीटर है, 13 किलोमीटर। और सी लेवल से करीब कितना है? 6,000, 4,000 है, 4200 है। और ओवरऑल ये 13 किलोमीटर है, ठीक है। और कोटोपैक्सी का लेंथ अब हवाई आइलैंड्स का बात आ गया, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और अमेरिका का ये 50वां राज्य भी है। कंफ्यूजन नहीं है ना? एक सवाल आपसे है कि कोई कंफ्यूजन है? बर्मुडा ट्रायंगल से नहीं ना कंफ्यूज हो रही है? ठीक है, पैसिफिक में, ठीक है। मौना लावा, मौना की वहीं पर है, उसका राजधानी कहाँ है हवाई का? हाँ ठीक है, हुनुलुलु, ठीक है। भागम भाग मूवी में था। मूवी देखने से बहुत ज्ञान होता है, लेकिन मूवी नहीं देखते रह जाना चाहिए, ठीक है। गोविंदा उसमें बड़ी स्टाइल में बोलता है हुनुलुलु। तो कोटोपैक्सी हो गया, इक्वेडोर, इक्वेडोर का राजधानी क्विटो, पेरू का लीमा, लीमा समिट इन्वायरमेंट के लिए बहुत फेमस है। क्विटो हो गया, ये सब हो गया। हवाईयन जो है 50वां राज्य है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या यूएसए का कुछ हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, तो उसका जवाब होगा, ऐसे देखिएगा तो पूरा ठंडा प्रदेश है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो तो मतलब टेम्परेट जोन में पड़ता है, लेकिन उसका ये वाला हिस्सा जो है, तो 48 राज्य अमेरिका के एक साथ हैं, 2 अलग हैं, जिसमें से एक हवाई है। तो दूसरा राज्य कौन सा हुआ? कोटोपैक्सी की हाइट बता दी गई है काजल के द्वारा, 5,897। हिमालय के तो ये दिखने में आधा दिख रहा है, लेकिन अगर धरती के केंद्र से देखा जाए, बताइए। अलास्का, अलास्का जो है ये भी मेन जो पूरा एक साथ 48 है उससे ये हटके है, ठीक है। तो हिमालयन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से सवाल कई तरीके का बनता है। स्पर्गंधा जो पौधा वोधा है, या बहुत तरीके के यहाँ पर और भी वेजिटेशन हैं जिस पर कई तरीके का सवाल बन सकता है। इन्वायरमेंट के एंगल से भी बहुत ज्यादा आजकल फोकस्ड है, ये वाला हिस्सा हो गया। और हिमालय जो है कहते हैं कि इस तरीके से अगर है, मतलब ये शेप थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर ऐसे ये सिंटैक्सियल बेंट ले लेता है, ठीक है। जहां पर ये टर्न ले लेता है माउंटेन, वहां पर एक पीक है, उसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा में क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर भी ऐसे इंडिया में इंटर होती है, अरुणाचल में नमचा बरवा, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ये क्या होता है कि म्यांमार के हिस्से में चला जाता है। और म्यांमार में कौन से माउंटेन्स हैं जो कि कहा जाए कि उसका कंटिन्यूएशन अगर है तो है आराकान योमा माउंटेन्स। उसी में रखील प्रोविंस है जहां के रोहिंग्या ट्राइब्स रहने वाले हैं, रखील स्टेट, आराकान योमा। आरा जगह का नाम है, कान तो कान है, आराकान भी याद रखिए तो काफी है। और फिर ये पानी में सबमर्ज होके फिर ऐसे प्रकट हो जाते हैं कहीं पे। तो ये अंडमान आइलैंड्स हैं, निकोबार तो कहना बहुत उचित नहीं होगा, अंडमान जरूर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। यहां पर कुछ छोटे छोटे जो पहाड़ी है, इस पूरे क्षेत्र को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं? कौन से हिल्स? पूर्वांचल हिल्स। तो मेघालय में जो यहाँ पर ये पड़ते हैं, तो क्या ज्योग्राफिकली ये हिमालय के हिस्से हैं? नहीं है। कौन कौन से वो माउंटेन्स हैं पूर्वांचल में? देखिए इस तरीके से याद करिए कभी भी ऑर्डर में। मेघालय के 3 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, या ऐसा कह लीजिए कि पहाड़ों के नाम पे ट्राइब्स हैं, गारो, जेंतिया। नागा ट्राइब्स जानते हैं, तो नागा हिल्स हो गया, पटकाई और लुसाई। तो मीजो भी कहते हैं, नागा, पुटकाई, लुसाई या मीजो, ठीक है। तो ये पूर्वांचल के पूरे हो गए। अब इनमें जो नदी है या जो वेजिटेशन है,
जो जिस तरीके से ये पूर्वांचल हिल्स हैं, ये क्या है अगर देखा जाए तो इनका जो शेप है ना वो फनेल की तरह है। ठीक है, तो एक बार अगर बरसाती हवा घुस गया उसमें तो इधर जा रहा है, जिधर जाएगा उधर पहाड़ पे टकराएगा, ऊपर उठेगा ओरोग्राफिक रेन, फिर इधर टकराया इधर। तो एक बार जो उसमें पानी का जो एयर मास पैकेट पकड़ा जाएगा वो बारिश कराता रहता है। इसी वजह से इस रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होता है। और यहाँ पर मेघालय में जो दो जगह हैं हमेशा से जाने गए हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। कई बुक्स में आप देखेंगे तो पहले चेरापूंजी था, मौसिनराम हो गया, ये चेंज होता रहता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जानना चाहिए। हाँ, ये वेस्ट में मौसिनराम है और जो चेरापूंजी है वो ईस्ट में है। हो गया। मेघालय का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद नहीं पढ़े बचपन में? और समास विग्रह। मेघ का आलय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब एबोर्ड, घर। तो पूरा रीजन ही है ना क्लाउड से भरा हुआ है। मेघालय में जो वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चेतना ने सारा लिखा है, मीरी, मिसमी, अबोर, ठीक है, अबीर नहीं अबोर, है ना। तो ये ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल के जो एक्सटेंट्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा, तो ये सब कुछ देख लीजिएगा तो आप कह देंगे कि ठीक है। नॉर्मली जो बेसिक फंडा है यहाँ से हिमालय का क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस वगैरह आप लगाते रहिए, हम आपके लिए कुछ इस तरीके के एमसीक्यूज ला देंगे। और अगर आप हमसे बुक पूछिएगा तो एक स्टैंडर्ड बुक में आजकल जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है एमसीक्यू के लिए घटना चक्र है, बल्क में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं है। अच्छी बात यह है वहां पे कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो आपने हिमालय पढ़ लिया, हिमालय के क्वेश्चंस को देख लीजिए, शायद लूसेंट का भी जो आता है उसमें भी दिया होगा, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं है। ये नहीं आप समझेंगे कि बहुत स्टैंडर्ड का बुक है, उससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो हिमालय कैसे बना? तो ये टकराने से बना, यूरेशियन प्लेट का इंडियन प्लेट से टकराने से हिमालय बना था, वलित पर्वत बन गया था, फोल्डेड माउंटेन्स हो गए थे। तो यहां पर जब पहाड़ कहीं बना तो कहीं गर्त भी बना होगा, क्योंकि इस तरीके से वेव बनता है ना। तो ये अगर माउंटेन बन गया तो ये वाला जो रीजन हो गया ये गर्त हो गया, गहरा हो गया। अब जो नदियां निकलती हैं हिमालय से वो इस क्षेत्र को भरते जाएंगी, भरते भरते इतना भर दी सेडिमेंट, वो मैदानी भाग बन गया। तो इस मैदानी भाग को किस नाम से जानते हैं? अगर पूरा कहना हो तो कहेंगे कि इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन के तौर पे भी कह के काम चला सकते हैं। तीन मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, उनके ही इंटरप्ले से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। एक टर्म है जैसे जिसको दून बोलते हैं, अगर मैं हिंदी सही लिखा हूं तो दून ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। अब दो तीन दून इंपॉर्टेंट है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पोटली भी है। तो ये दून का फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा हम बता देते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि इस तरीके से एक नदी बह रही है और यहाँ इसमें सेडिमेंट्स भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपलिफ्टमेंट हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे पहाड़ जैसा नीचे से इमरजेंस हो गया, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, या बम ही आप ब्लास्ट करके कुछ ऐसा कर दिए, कुछ भी कर दिए बहुत बड़े स्केल पे। तो अब ये नदी तो यहाँ नहीं जा पाएगी जो जा रही थी, तो अब उसका पानी जो है वो स्टोर यहाँ होने लगेगा। तब तक स्टोर होगा जब इसके सर के ऊपर से नहीं बहने लगे, या आजू बाजू से कहीं से रास्ता ना ढूंढ ले। तो करते करते वो झील का एक रूप ले लेगा बहुत बड़ा, और यहाँ पर जो भी नदी सेडिमेंट ला रही है हजारों साल से वो यहाँ पे बैठता जा रहा है। तो पहाड़ के गोद में एक बढ़िया सा छोटा सा मैदानी भाग बन जाएगा। तो वो इस तरीके से जो बनता है वो दून कहलाता है। और ये जैसे देहरादून जो है वो क्षेत्र नेचुरल ब्यूटी के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ वह राइस की क्वालिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। एक जब वेजिटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर सैफरॉन पर भी क्वेश्चन आ चुका था बीपीएससी में, ठीक है, कि सैफरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन है, यही सवाल था ना।
आई थिंक कंट्री था। आप लोग को याद है क्या? आप लोग ऑनलाइन में बताइए। शायद क्वेश्चन में उसका जवाब ईरान था, इंडिया का ही पूछा हुआ था, हो सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर है, सैफरन जिसको केसर बोलते हैं, जुबा केसरी ऐड। तो ये जो सैफरन हो गया, इसका एक खास वेराइटी है जो कि काराकोरम वाला जो रीजन है वहां होता है, जहां पर की मिट्टी जो है करेवा मिट्टी कहलाती है। करेवा डिपॉजिट्स में जो सैफरन होता है उसको जैफरॉन नाम से जानते हैं। जैफरॉन, करेवा, इस पर यूपीएससी 2 बार सवाल पूछा और 1 बार किसी स्टेट पीसीएस ने चेप लिया वहां से। तो इस वजह से ये चीज भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ, मतलब ये जैफरॉन कहते हैं, वो सैफरॉन का ही एक लोकल वेराइटी है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और यहाँ से कुछ जो सवाल हो सकता है, तो ये हो सकता है कुछ माउंटेन पासेज से सवाल हो सकता है कि काराकोरम, अघील, या फिर जो भी इस तरीके से जो माउंटेन पासेज हैं, या सतलज नदी जो है वो किस माउंटेन पास को पार करके आती है? सिप किला। ठीक है, 12 वो नहीं है वो, हाँ तो वही सतलज नदी है ना। ठीक है, तो सतलज नदी जहां से निकल के आती है, राकसताल जगह है, वहां से निकल के आ रही है, हिमाचल के रास्ते पंजाब चली जाती है, पंजाब में जाती है तो उसमें तब तक क्या होता है कि ब्यास नदी मिल जाती है आगे। अब ये सब कुछ तो आप रिवर सिस्टम में पढ़ लीजिएगा। यहाँ इंदिरा गांधी चैनल पढ़ लीजिएगा, इंदिरा गांधी कैनाल या चैनल नहर जो है, फिर वो पूरा राजस्थान का क्षेत्र में जिससे इरिगेशन संभव हो पाया है। तो वो कौन सा वो जगह है जहां पर कि दोनों ये नदियां मिलती हैं, जहां डैम है, जहां से इंदिरा गांधी नहर शुरू हो रहा है? भाखड़ा नांगल, ये तो डैम है उसके आगे। अच्छा, कश्मीर पे क्वेश्चन था, ब्यास सतलज। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि ब्यास नदी और सतलज नदी किस जगह पर मिलती है? फजिल्का, हरिके। ठीक है, हरिके जगह का नाम है, हरिके पौड़ी वगैरह भी है, रिलीजियस प्लेस वगैरह है ना, हरिके ही है। कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये चीज हो गया। तो हिमालयन इकोसिस्टम को समझ गए। अब हिमालय को 2-3 तरीके से बांट दिए। पहले तो हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस वाला हो गया, फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक में बांट दिए। एक बांटने का तरीका हो कि हम इस बार लैटिट्यूड्स में नहीं बांटेंगे, लॉन्गिट्यूड्स में बांट देंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स में कैसे बांटेंगे? कोई आइडिया? देखिए, इसको हम लोग बांट देंगे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, उत्तराखंड हिमालय या कुमायूं हिमालय, ऐसे कहेंगे, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऐसे बांट देंगे। और इस तरीके का जो बंटवारा होता है उसके पीछे का जो पूरा कंसेप्ट है कि वो हम करते हैं नदियों के हिसाब से, कि किस नदी से किस नदी तक वो कौन सा हिमालय कहलाएगा। वो ऑप्शनल में का मेरा एक स्लाइड खोल दीजिए ना जरा, ये दिखा दे यहाँ पे। तो देखिए, जब हम स्ट्रक्चर के आधार पर बांट रहे थे तो इस तरीके से ट्रांस हिमालय, और ये जो चीज है ये ऑप्शनल के लिए है, इंदो या इंदस जो सांगपो सुचर जोन है इसको, फिर तेथियन हिमालय ये छोड़ दीजिए, मेन हिमालय जिसको हिमाद्री बोल रहे हैं, लेसर और शिवालिक। तो यही ऑप्शनल में ये चीज अलग हो गया जो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम बांट रहे हैं तो इस तरीके से कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट हिमालय कह लेंगे, दूसरा होगा कि हिमाचल या और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और चौथा हो जाएगा अरुणाचल हिमालय, और इसके बाद ईस्टर्न हिमालय वगैरह कह लेते हैं। तो ये हमारे लिए बांटने का तरीका है। इस तरीके से हिमालय जो है वो असली में जब हम ऑप्शनल के लिए जब बता रहे हैं तो यहाँ इन चीजों को हमने पढ़ाया था, ये सुचर जोन वगैरह। ठीक है, तो इस जगह पे जो है ना नदियों का इंटरप्ले है,
जो कि बाइफर्केशन में मदद करता है। जैसे कि इंदस रिवर से लेके और जो सतलज रिवर तक है, तो इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। अब ये तिब्बत, यहाँ सतलज नदी से लेके और जब हम बात करें काली रिवर तक, तो ये हमारे लिए हो जाएगा हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय भी कह लेते हैं। अब इधर काली नदी है और इधर हो गया तीस्ता नदी, इसके बीच में जो हिमालय पड़ेगा नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी हो गया और उधर से जहां नमचा बरवा वाला रीजन हो गया, इसको कह लें तो एक साथ पूरा कह लेंगे कि ईस्टर्न हिमालय हो गया। ठीक है, इस तरीके से हिमालय को बायोडायवर्सिटी के हिसाब से देखें तो पूरा हिमालय जो है बायोडायवर्सिटी के हिसाब से हॉटस्पॉट नहीं है। ईस्टर्न हिमालय हमारे पास हॉटस्पॉट है और दूसरा इंडिया में बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? नहीं सुनाई दे रहा है। मैनग्रोव्स नहीं, वो है जो पूरा वेस्टर्न घाट है। तो कहेंगे कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट नहीं। हाँ, ईस्टर्न पार्ट क्यों नहीं, आप जवाब दीजिए। ओके, सिंपल सी बात है कि इस तरीके से वहां पर वेस्टर्न घाट है, इधर अरबियन सी है। तो जब रेन बियरिंग विंड्स आ रहे हैं तो यहाँ पे टकरा रहे हैं और यहाँ पर जम के बारिश हो रही है। यहाँ वेजिटेशन जो है वो प्रस्परस है, ये वाला तो रेन साइडों में है। तो ईस्टर्न जो रीजन हो गया वेस्टर्न घाट का, वो वेजिटेशन के हिसाब से उतना हेल्दी नहीं है जितना वेस्टर्न। ठीक है, तो ये पूरा जो सहाद्री कहलाता है, नीलगिरी हो गया। नीलगिरी में एक बकरी और हिरन टाइप का जीव है जिसको नीलगिरी तहर बोलते हैं, TAHR। तो वो नीलगिरी के साथ एसोसिएटेड है। कहने का मतलब है कि आप जब चीजों को पढ़िए तो होलिस्टिक मैनर में देखिए, सब कुछ कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि हम बस एक सेक्शन देख रहे हैं और उसको छोड़ देंगे। तो जब मैदानी भाग को देखेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत क्लियर कर दें कि मैदानी भाग को आप ऐसे ही, जब हम बात बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं इंदस का प्लेन, दूसरे को गंगेटिक प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो नदियों के बारे में हम जब पढ़ते हैं रिवर सिस्टम में तो ये सब कुछ कवर हो जाता है। यहाँ पर मैदानी भाग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर एक दो चीज को छोड़ दिया जाए। जैसे उसमें एक टर्म है जिसको द्वाब बोलते हैं। द्वाब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो 2 हो गया, मतलब ये रिवर्स के लिए संख्या बता रहा है। और आब मतलब, आब मीन्स वाटर होता है। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच का जो लैंडमास है आब, जैसे एक कोई इस तरीके से, ये अरेबिक वर्ड है। तो हुआ क्या कि एक आदमी जो है यहाँ से अरब जाता है, अरब वर्ल्ड में कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर आ जाता है, लेकिन उसको उसके जुबान पे कुछ कुछ अरेबिक वर्ड्स चढ़ जाते हैं। अब उसको मौत नजदीक आ जाती है और अंत में उसको पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन वो आब चिल्लाते रह गया, यहाँ लोग समझे ही नहीं और वो प्यासे मारा गया। तो वही कहते हैं कि आब आब करते रहे और जो पानी है खटिया के ही बगल में रखा हुआ था। तो उस तरीके से एक, तो ये चीज है आब। अब पंजाब का जो क्षेत्र है, तो पंजाब का क्या मतलब है? पंच। देखिए अब हम संधि विच्छेद नहीं पढ़ाएंगे, समास विग्रह नहीं करेंगे, लेकिन ये हो गया पंजाब। लेकिन अब ये पंजाब रहा कहाँ? हमारा आधा हिस्सा जो पंजाब का तो पाकिस्तान में चला गया। यहाँ तो 3 ही रिवर्स का इंटरप्ले है, सतलज, ब्यास और रावी। चिनाब और झेलम तो पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए उस पंजाब में। तो हमारे पास जो बच गया 3 ही नदी है ना पंजाब में ओवरऑल ज्योग्राफिकली। तो अब ऐसा नहीं कि 3 नदी है तो तेजाब बोल दीजिएगा, ठीक है। तेजाब भी है, तेज प्लस आब, आब लिक्विड, तेज है, तेजाब होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्टंट नहीं करिएगा कॉपी में, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग के लिए पेनिनसुलर रीजन्स वगैरह है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मॉर्निंग में क्लास लेंगे आप लोग का, और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस आवर में, ये तो क्लास सुबह का शेड्यूल्ड था, लेकिन कल रात में मेरी ड्यूटी हो गई थी 1 बजे रात तक ताजिया में, छुट्टी ही नहीं मिल पाई। अब हम 1 बजे वहाँ चलते तो कब पहुँचते और
सुबह 5 बजे से हम मतलब कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, मतलब हम लगातार 16-17 घंटे खड़े रह गए थे। अब उसके बाद ताकत नहीं था सुबह क्लास लेने का, इसलिए आप लोग का क्लास जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया था। कल मॉर्निंग शिफ्ट में ही रखेंगे, क्लास लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अब आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अपलिफ्ट है, लेकिन ये तो हो गया कि ठीक है अपलिफ्टेड है। तो अब हाँ, तो उसको अपलिफ्टेड है, बायोडाइवर्सिटी क्यों मिल रहा है? अपलिफ्टेड है, अच्छी बात है। अपलिफ्टेड है यानी पहाड़ का रूप है, पहाड़ का रूप है तभी ओरोग्राफिक रेन होगा। यहाँ से बादल टकराएगा, सीधा मैकेनिज्म है, यहाँ बादल टकराया ऊपर उठ गया, ऊपर उठा ठंडा हुआ बारिश करा दिया। अगर इतना अपलिफ्टेड नहीं रहता तो इतनी बारिश नहीं होती। तो हाइट तो फैक्टर है ही, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, जैसे कौन सा भारत का वो राज्य है जिसको नॉर्मल मॉनसून में बारिश नहीं मिलती है या जाड़े में बारिश मिलती है? तमिलनाडु। क्यों? पूरा का पूरा रेन शैडो का कंसेप्ट है। जो अरबियन सी वाला ब्रांच है वो पहुंचता ही नहीं है वेस्टर्न घाट के चलते, और जो इंडियन ओशन वाला ये कह लें बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो तो म्यांमार में और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में टकरा के, और ऐसे यहाँ पर जो वो वाला रीजन है इस तरीके से, तो यहाँ से घुसता है और ऐसे ये बांग्लादेश और जो चिकन नेक है उससे होते हुए इधर पटना की तरफ आ जाता है। 15 जून का टाइम है जब दोनों यहाँ पर आके एक जगह मर्ज होते हैं, मतलब अरबियन सी वाला ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहीं तो टकराएंगे, मोर और लेस दिल्ली के अगल बगल वो टकराते हैं। बहुत अच्छा अच्छा GIF फाइल मिल जाता है उसका नेट पे, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये सब चीज हो गया यहाँ पे। तो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग ये तीनों फिजिकल रिलीफ्स को देख लेंगे, इसके बाद नदियों को देख लेंगे। नदियों में हमें ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, और रिवर्स को डिस्कस करके इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में जो बाकी एस्पेक्ट बच रहा है जैसे बिहार मतलब मिट्टी वगैरह है इसको अभी देखेंगे। ये सब कुछ ज्योग्राफी का क्लास हो जाएगा। तो बिहार ज्योग्राफी के लिए अलग से टाइम अलॉटेड है, वो सितंबर के 1st या 2nd वीक में है। कभी एक बार रूटीन आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन?